आदाब, नमस्कार नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात में और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। और आज जिस हिंदी किताब पर हम बात करेंगे वो है नागार्जुन का कवि कर्म। और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना साहब। आप CIL में JNU में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं और आप एक मुहक्किक हैं, नक्काद हैं। इलाक़ाई अदब, हाशियाई अदब से आपका गहरा रिश्ता है। आप जनजातीय साहित्य पर आपका विशेष काम है। बहुत बहुत खैर मक़दम है सर आपका हमारे प्रोग्राम में कि आप किताब कायनात में आए। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं सर। इस किताब के हवाले से पहले तो इस किताब की अहमियत, ये किताब अहम क्यों, इस पर हमारे नाज़रीन को अपनी राय बताइए। ये किताब खगेंद्र ठाकुर जी ने लिखी और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि बाबा नागार्जुन बहुत बड़े कवि हैं और उनकी जन्म शती यानी उनकी सेंटेनरी ईयर में जब बहुत सारे प्रोग्राम हुए तो उन्होंने महसूस किया कि इतने बड़े कवि के बारे में एक भी अच्छी किताब नहीं लिखी गई है। उनको बड़ा कवि सभी मानते हैं, उनको पसंद करते हैं और जब वो जीवित थे तो उनके साथ में बड़े बड़े आलोचकों के बहुत करीबी रिश्ते रहे, लेकिन किसी ने उनके बारे में एक स्वतंत्र किताब नहीं लिखी। उस कमी को, जो एक ऐतिहासिक कमी हिंदी आलोचना में थी, उसको पूरा करने के लिए खगेंद्र ठाकुर जी ने ये किताब लिखी और निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण किताब है। न केवल इस दृष्टि से कि बाबा नागार्जुन पर लिखी हुई एकमात्र मुकम्मल किताब है, बल्कि हिंदी आलोचना को समृद्ध करने की दृष्टि से भी ये किताब महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े कवि पर कैसे आत्मीय ढंग से लिखा जाता है, ये भी आलोचना का एक तरीका है, तनकीद का एक तरीका है, जो इस किताब के माध्यम से पूरा होता है। शुरू में आपको लगेगा, शुरू के चैप्टर्स में, कि मानो खगेंद्र ठाकुर अपने संस्मरण लिख रहे हैं, अपने मेमोयर लिख रहे हैं, बाबा नागार्जुन के साथ उन्होंने जो वक्त बिताया उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये किताब पूरी तरह से आलोचना पर केंद्रित हो जाती है, तनकीदी विशेषताओं के साथ में, आलोचना की विशेषताओं के साथ में नागार्जुन की कविता के हर पहलू पर बात करती है, विस्तार से बात करती है और बहुत ज़रूरी बात करती है। हिंदी अदब में की तनकीद का जो हिस्सा है, जो उसमें इस किताब का क्या अहमियत है? देखिए, साहित्य की अपनी राजनीति होती है और उसमें आप देखते हैं कि कोई नई किताब आती है तो एक लेखक की किताब आने पर एक साथ दर्जनों, कई बार सैकड़ों प्रोग्राम्स, उसकी समीक्षाएं छपती हैं, रिव्यू छपते हैं, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पर प्रोग्राम होने लगते हैं और वो किताब रातों रात चर्चित हो जाती है। उस पर PhD के रिसर्च होने लगते हैं, बहुत सारे आलोचक लिखने लगते हैं और जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो उस किताब को के बारे में या किताब से इतने लोग प्रभावित नहीं हैं, वो सब लोग उस लेखक से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। उस लेखक की विचारधारा, लेखक के व्यक्तिगत संबंध, खासतौर पर उसका जो पावर रिलेशन है, शक्ति संबंध, एक सत्ता का संबंध, उससे जुड़े हुए हैं और उसके आधार पर कोई किताब खास बना दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाबा नागार्जुन का व्यक्तित्व है, जो आम से लेकर खास हर तरह के लोगों से जुड़े रहे, लेकिन और उनकी कविता को पसंद करने वाले लोग हर तबके के रहे। आज भी हर तबके के लोग, चाहे वो आम गरीब लोग हैं या बहुत ताकतवर लोग और हिंदी के बड़े बड़े ताकतवर प्रोफेसर, आचार्य लोग, वो सब लोग उनकी कविता को पसंद करते रहे हैं। लेकिन किसी ने अलग से किताब लिखने की नहीं सोची। ये भी एक साहित्य की और आलोचना की राजनीति का हिस्सा है कि हम अगर उनके बारे में किताब लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो किताब के माध्यम से फिर से चर्चा में आएंगे,
उनके बारे में ज़्यादा बातें होंगी और उनकी विचारधारा का भी हमको समर्थन करना पड़ेगा। और बाबा नागार्जुन की विचारधारा बहुत लोगों को असमंजस में डाल देती है, मुश्किलें पैदा कर देती है। ख़ास तौर पर आज के दौर में वो और ज़्यादा प्रासंगिक है। और हर समय में जो कहा जाता है कि एक लेखक का, एक कवि का, एक रचनाकार का दायित्व है कि उसको सत्ता विरोधी होना चाहिए। तो नागार्जुन की जो शैली थी या कि जो विषय थे या जो उनकी शब्दावलियाँ थीं, इन पर विशेष रोशनी डालिए आप। जन विरोधी चरित्र को उजागर करना एक लेखक की जिम्मेदारी है और नागार्जुन ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उनके बायोडाटा को देख करके, यानी उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे वो तो संस्कृत के विशेषज्ञ थे, उसके प्रकांड विद्वान थे। लेकिन जब उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में आप जानेंगे, तो एक दूसरा विरोधाभास आपके सामने आएगा कि एक आम फहम भाषा में, एक आम फहम जुबान में उन्होंने वो कविताएं की जो आम लोगों के पक्ष में है। ऐसी जन कविता, बल्कि जन कविता का कॉन्सेप्ट ही नागार्जुन से निर्मित होता है। जब भी हम जन कविता की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम बाबा नागार्जुन का ही आता है। पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और बाद में भारतीय सत्ता के खिलाफ। और उनके व्यक्तित्व की एक खूबी ये है कि वो सिर्फ लिखते नहीं। बहुत सारे लोग, लिखने में क्रांतिकारी होना आसान है, लेकिन उसको जीवन में लागू करना एक दूसरा पहलू है और बहुत मुश्किल है। आज भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ा बड़ा क्रांतिकारी साहित्य, खासतौर पर नए नए विचारधाराओं का साहित्य आ रहा है, जो खुद को ये दावा करते हैं, वो खुद ही दावा करते हैं, खुद ही उसको मान लेते हैं कि भाई हमारा लिटरेचर सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है। लेकिन वास्तविक जीवन में वो सत्ता से हाथ मिलाए होते हैं या सत्ता में छोटी सी चीज़ पाने के लिए झुक जाते हैं उसके आगे। नागार्जुन का व्यक्तित्व इससे एकदम अलग है। वो न केवल अपने लेखन के माध्यम से अपने जन सरोकारों को अव्यक्त करते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में भी उन मूल्यों को लेकर चलते हैं, उस विचारधारा को लेकर चलते हैं जो उनके लेखन में है। और इसी वजह से वो 3-3 बार जेल जाते हैं, 10-10 महीने के लिए जेल जाना। और जबकि तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों में उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए थे हमेशा, लेकिन इसके बाद भी वो जेल जाते हैं क्योंकि वो अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करते। और एक फ़कीराना ज़िंदगी, आज भी कई फ़कीर बनने का दावा करते हैं लोग, लेकिन एक फ़कीराना ज़िंदगी क्या होती है ये बाबा नागार्जुन से सीखना चाहिए कि सब कुछ होते हुए उसको त्यागना और एक आम जिंदगी जीना, और वो अपने लेखन में और व्यक्तित्व में उसको साकार करना। ये उनके लेखन की विशेषता है, हमेशा उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। शुरू से ही आप देखें, जब से उन्होंने लिखना शुरू किया और आखिरी दौर तक, मेरे ख्याल से इस दौर में होते तो भी वो उसी तरह से फक्कड़ रहते और सत्ता विरोधी और जन सरोकारी स्वर उनके हमको सुनाई पड़ते। तो कुछ कविता भी तो कुछ पंक्तियाँ सुनाएंगे सर आप? हाँ, निश्चित तौर पे। जो बाबा नागार्जुन की कविताएं तो लोगों के दिलो दिमाग में एक स्थायी जगह बना चुकी हैं। बहुत सारी कविताएं जो लोगों को याद है, उस दौर की कविताएं भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी और उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू का युग था और उसके साथ साथ में आम लोगों के बीच में गैर कांग्रेसवाद का नारा था, उस दौर की कविताएं भी हैं। उसके बाद इंदिरा जी का युग है, उस दौर में भी इंदिरा जी के खिलाफ लिखने का, उनके खिलाफ बोलने का साहस जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं था, लेकिन बाबा नागार्जुन ने किया। और जब ये माना गया कि जब 1975 का दौर आया, इमरजेंसी आई और उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, तो सब लोगों को लगा बहुत बड़ा आंदोलन है, इससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उस आंदोलन की भी क्या सीमाएं हैं, जिसको लेकर खिचड़ी विप्लव उन्होंने नाम दिया। उस खिचड़ी विप्लव की, यानी उसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। बाबा नागार्जुन उसके लिए जेल गए, लेकिन उसके खिलाफ भी खड़े हुए उस दौरान। तो ये उनकी खूबी है। और उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जो जैसे शासन की बंदूक उनकी बहुत मशहूर कविता है, और जो अकाल और उसके बाद, वो उस कविता की खूबी है कि वो तीसरी चौथी के बच्चों को आप पढ़ा दीजिए और पीएचडी में रिसर्च भी करा लीजिए, दोनों के लिए वो बराबर इम्पोर्टेंस की कविता है। कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इस तरह से जो कविता
पहले अकाल से पहले का जिक्र करती है, अकाल में क्या स्थिति है, क्या हालात है, और अकाल जब ख़त्म हो जाता है तब। और ये उनके अनुभव ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए हैं। जब आप उनके बारे में खगेंद्र ठाकुर जी की किताब पढ़ेंगे या उनके जीवन के बारे में दूसरे स्रोतों से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बिहार में अकाल था, बंगाल में अकाल था, तो बाकायदा उन्होंने उन इलाकों के दौरे किए और किस तरह से राहत सामग्री बट रही है उसको लेकर के भी जी। उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी, अपनी रिपोर्टें लिखी कि कैसे राहत, और कविताएं लिखी उसके बारे में कि राहत सामग्री किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। जो काम फणीश्वर नाथ रेणु अपने संस्मरणों, जो ऋण जल धन जल संस्मरण में अकाल और बाढ़ के जिक्र करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि कैसे ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होने के साथ साथ मनुष्य जनित आपदाएं भी हैं। इंसान कैसे इन आपदाओं को बढ़ाता है और कैसे राहत भेजी जाती है और उस राहत का एक गैर बराबरी से बंटवारा होता है, वो बाबा नागार्जुन की कविताओं में आपको दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल मुखर, वो स्पष्ट तौर पे। और वो उनकी कविताओं की विशेषता यह है कि कोई दुराव छुपाव नहीं है, स्पष्टता है। और एक ऐसी स्पष्टता कि सामने कोई भी सत्ता हो, एक निडरता का एक भाव निडरता, है। क्योंकि कुछ पाने की लालसा नहीं है। ज़्यादातर लेखकों के अंदर यह है कि आज के दौर में आप देखेंगे कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं लेखक कवि कि ठीक है कविता भी हो जाए और कुछ पद भी मिल जाए, लेकिन एक अक्षरता का भाव और निडरता का भाव वहाँ से आता है जब आपके मन में एक ईमानदारी है, प्रतिबद्धता। स्वयं प्रतिबद्धता को लेकर के भी उन्होंने कविताएं लिखी है, प्रतिबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, इस तरह की कविता। तो प्रतिबद्धता क्या है इसको भी हम बाबा नागार्जुन के नज़रिए से समझ सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि जिस किताब पे हम बात कर रहे हैं, नागार्जुन का कवि कर्म, ये किताब कवि नागार्जुन को समझने में कितनी माविन है, कितनी मददगार है? ये बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी किताब है और 10-11 साल पहले इसका पब्लिकेशन हुआ, लेकिन आज भी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। जो भी नागार्जुन पे काम करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं और नागार्जुन के प्रति एक मुकम्मल नज़रिया, एक मुकम्मल दृष्टि अगर आपको प्राप्त करनी है, उसको समझना है कि नागार्जुन कौन है, क्या है, उनके व्यक्तित्व से लेकर कृतित्व तक, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी भी इसमें है, संस्मरण भी इसमें है, और साथ में उनकी कविताओं को समझने के लिए काश खगेंद्र जी कुछ समय और जिंदा रहते और खगेंद्र जी उनके कथा साहित्य पर भी लिख पाते। इसमें कथा साहित्य नहीं है, सिर्फ कविताओं के बारे में ये कविताओं पर एक किताब केंद्रित है। तो निश्चित तौर पे जो भी बाबा नागार्जुन को समझना चाहता है, उस दौर को समझना चाहता है, जैसे प्रेमचंद के बारे में ये कहा जाता था कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि अगर औपनिवेशिक भारत को आपको जानना है तो प्रेमचंद से अच्छा गाइड नहीं मिलेगा। उसी तरह से न केवल औपनिवेशिक भारत बल्कि आज़ाद भारत को भी, आज़ाद भारत के 50 वर्षों को आपको जानना है तो बाबा नागार्जुन से अच्छा गाइड आपको नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगा सहाय मीना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसमें हम एक हिंदी किताब पर बात कर रहे थे, और अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहां हम अली सरदार जाफरी की शायरी और शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे।